दोस्तों ये सीन है बस स्टेशन के अंदर का। ये बस स्टेशन एक सुनसान हाईवे पे है। इस बस स्टेशन के अंदर राइट साइड पे दो बेंच पड़े हैं बैक टू बैक। दोस्तों आप शायद सोच रहे हो कि राइट साइड ये वाली है, लेकिन हम लोग ऑडियंस हैं, हमारे लिए तो राइट यही है। लेकिन जब प्ले लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है परफॉर्मर के हिसाब से। यानी अगर एक बंदा स्टेज पे खड़ा परफॉर्म कर रहा है उसकी राइट साइड ये है। तो यहाँ पे दो बेंच पड़े हैं बैक टू बैक। एक का मुंह ऑडियंस की तरफ है और दूसरे का मुंह पिछली दीवार की तरफ है। अब स्टेज की जो अप सेंटर पोजीशन है यानी ये वाली पोजीशन, यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो ऊपर से आधा शीशे का है और नीचे से आधा लकड़ी का। ये मेन एंट्रेंस है इस स्टेशन में एंटर होने के लिए। अप लेफ्ट पे और डाउन लेफ्ट पे दो दरवाजे हैं। एक के ऊपर लिखा है मैन, दूसरे के ऊपर वुमेन। अब राइटर ने ये तो नहीं बताया कि ये किस चीज़ के दरवाजे हैं, लेकिन ये टॉयलेट भी हो सकता है या वेटिंग एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो स्टेज की सेंटर राइट पोजीशन है यानी राइट दीवार पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे बस स्केजुअल लगा है बहुत बड़ा। दोस्तों इस बस स्टेशन में जो लाइट है वो लाइट ग्रीन कलर की है और वो जब जैसे बिजली कड़कती है वो आहिस्ता से मध्यम हो जाती है, उसके बाद फिर तेज़ हो जाती है। बाहर रात का वक्त है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश, और बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। यानी जो सीन है वो एक हॉरर सीन क्रिएट किया गया है जिसको देख के जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बढ़े। अब दोस्तों जो मेंस रूम है वहाँ से एक 35 साल का आदमी निकलता है। वो अपनी हैट उतारता है, उसको शेक करता है ताकि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है वो गिर जाए, क्योंकि वो बारिश के पानी से थोड़ी सी गीली हो चुकी होती है। इसके बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है जो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है। फिर वो जो दीवार पे एक स्केजुअल लगा है उसे पढ़ता है और फिर आके वो बेंच पे बैठ जाता है और उस बेंच पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है जिसे वो पढ़ना शुरू कर देता है। अब अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक तकरीबन 23 साल की लड़की भागी हुई अंदर आती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। उस लड़की के कपड़े गीले हो चुके होते हैं और मिट्टी भी लगी होती है और वो रो रही होती है। वो जल्दी से भागकर उस आदमी के पास आती है। तो दोस्तों ये था सीन। लड़की भागी हुई उस आदमी के पास आती है और कहती है कि मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ है, क्या मसला है। वो लड़की कहती है कि तुम उसे अंदर मत आने देना, वो आदमी किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएगा, उसे अंदर मत आने देना। आदमी पूछता है कि कौन है तुम्हारे पीछे, कौन अंदर आ जाएगा, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती है और रो रही होती है। वो मैन उसे रिलैक्स करने की काफ़ी कोशिश करता है। लड़की उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम बस का इंतज़ार कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है बस थोड़ी लेट है क्योंकि बाहर तूफ़ान है इसलिए। लड़की उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो आदमी कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो लड़की बताती है कि मैं अपने दोस्त की तरफ थी पार्टी पे और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मैं जब घर आ रही थी मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी में इतनी गैस है कि मैं आराम से घर पहुंच सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बस स्टेशन से तकरीबन 1 मील पहले मेरी गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई। वो कहती है कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया और बाहर निकल आई, रोड की तरफ आने लग पड़ी ताकि मैं यहाँ से बस ले लूँ और गाड़ी में किसी और वक्त आके ले जाऊँगी। वो कहती है जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा एक गाड़ी खड़ी थी लेन पे। जब मैं करीब गई तो मैंने देखा कि एक आदमी गाड़ी में से कुछ घसीटता हुआ बाहर निकाल रहा है। वो कहती है कि पहले तो मुझे अंधेरे की वजह से समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी तो उसकी रोशनी में मैंने देखा कि वो एक औरत का हाथ मुझे नज़र आया और उसके बाल लाइट कलर के थे। यानी दोस्तों वो जो आदमी था वो किसी औरत की डेड बॉडी को घसीट रहा था। अब कहानी सुनाते सुनाते एकदम बिजली कड़कती है और वो बेंच पे बैठी हुई लड़की अचानक से डर जाती है और फिर चिल्लाती है कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या उसने तुम्हें देखा। लड़की जवाब देती है कि शायद उसने मेरी फ्लैशलाइट देखी हो जो मेरे हाथ में थी, या क्या पता उसने मेरी चीख भी सुनी हो, मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने बस भागना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वो बताती है कि जब मैं भाग रही थी तो मुझे अपने पीछे किसी और के भी भागने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने दरख्तों के बीच में गोल गोल भागना शुरू कर दिया ताकि उसे चकमा दे सकूं, और मैं गिर गई। और जब मैं गिरी तो मैंने देखा कि वो आदमी जा चुका था, और उसके बाद मैं उठी और भागती हुई यहाँ पे आ गई। दोस्तों जो मैन है यानी वो आदमी जो लड़की के साथ है, वो लड़की से बार बार सवाल पूछता रहता है। यानी कि वो कैसा आदमी था, क्या तुमने उसे देखा, तुमने उसका हुलिया पहचाना, वो क्या लंबा था या छोटा था, या तुमने पुलिस को फ़ोन किया, तुम क्यों नहीं करोगी पुलिस को फ़ोन, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। यानी ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कन्फर्म कर रहा हो कि लड़की ने वाकई क्या देखा क्या नहीं देखा। दोस्तों इसकी वजह ये है कि ये जो आदमी बैठा है लड़की के साथ, असल में ये आदमी ही वो किलर है जिससे लड़की डर के भाग रही है। अब ये इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा है, ये कन्फर्म करना चाह रहा है कि कहीं लड़की इसे पहचान तो नहीं लेगी। तो अगर ये इसे पहचान लेती है तो ये इसका भी काम यहीं पे ख़त्म कर देगा। तो ये इसलिए बार बार उससे सवाल पूछ रहा है
ये कन्फर्म करने के लिए। दोस्तों लड़की बहुत सारे सवालों का जवाब देते देते काफ़ी परेशान हो जाती है और रोती भी रहती है और फ्रस्ट्रेटेड भी होती है और कंफ्यूज भी होती है। तो वो जो आदमी है वो लड़की से सॉरी करता है कि मुझे इतना सब कुछ नहीं पूछना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि तुम जो वुमेन वाला रूम है वहाँ जाओ और अपने आप को ठीक करो, थोड़ा हुलिया अपना सही करो। तो लड़की जब वुमेन रूम में जा रही होती है तो अचानक से बिजली कड़कती है और लड़की मेन दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ से कोई आदमी का चेहरा नज़र आता है जो शीशे से अंदर की तरफ देख रहा होता है। लड़की डर जाती है। इतने में ही वो जो आदमी है बाहर खड़ा हुआ सेकंड मैन, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। जो फर्स्ट मैन है यानी जो अंदर था पहले ही आदमी, वो लड़की को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। तो जब फर्स्ट मैन दरवाज़ा खोलता है तो सेकंड मैन अंदर आता है और आके उसको थोड़ा सा बोलता है। वो कहता है कि तुमने डोर लॉक क्यों किया, क्या ये जगह तुम्हारी है? तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है इस स्टेशन पे? तो फर्स्ट मैन कहता है मेरे अलावा और कोई नहीं है। सेकंड मैन कहता है कि क्या एक लड़की नहीं है तुम्हारे साथ? तो फर्स्ट मैन जाके दरवाज़ा नॉक करता है और लड़की बाहर आती है। दोस्तों जो फर्स्ट मैन और जो सेकंड मैन है, इन दोनों की शुरू से ही आपस में नहीं बनती और ये दोनों एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे होते हैं। दोस्तों जो सेकंड मैन है वो बार बार लड़की से बात करना चाह रहा होता है, यानी वो कोई ना कोई बहाने से उससे कोई ना कोई सवाल पूछता है, जैसे कि तुम कितनी दूर जा रही हो या तुम क्या कर रही हो, इस तरह के सवाल पूछता है। लेकिन लड़की उसे अवॉइड करती है, वो उससे बात नहीं करना चाहती। अब जो सेकंड मैन है वो ऑब्जर्व करता है कि लड़की डरी हुई है। उसे शक होता है कि ये शायद फर्स्ट मैन की वजह से है कि फर्स्ट मैन ने उसे किसी चीज़ पे ब्लैकमेल किया, इसलिए वो डरी हुई है। तो वो लड़की से पूछता है कि तुम डरी हुई क्यों हो? तो लड़की कहती है बस ये तूफ़ान की वजह से मैं डरी हूँ। लेकिन सेकंड मैन इस पे यकीन नहीं करता कि तूफ़ान की वजह से कोई कैसे डर सकता है। उसको पता होता है कि मामला कोई और है। फिर वो लड़की से और ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, जैसा कि वो लड़की को कहता है कि यहाँ आओ खिड़की के पास और देखो इस चमकती हुई लाइट को जो बादलों के गरजने से और बिजली के चमकने से है। जब तुम इसे देखोगी कि ये कितनी खूबसूरत है तो तुम्हें इससे डर नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से भी कोई बात नहीं बनती। अब जो फर्स्ट मैन है वो लड़की को एक बबल गम देता है चबाने के लिए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। जो सेकंड मैन है वो भी उससे मांगता है कि मुझे भी एक दे दो। दोस्तों जो सेकंड मैन है वो अपनी बातों से बिल्कुल रिलैक्स लग रहा होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद स्टेशन पे बस आ जाती है। दोस्तों जब बस आके रुकती है तो फर्स्ट मैन और सेकंड मैन एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पहले कौन जाएगा। तो सेकंड मैन फर्स्ट से पूछता है कि क्या तुम आओगे नहीं? तो फर्स्ट मैन कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं आऊँ या ना आऊँ, मैंने नहीं जाना। तो जो सेकंड मैन है वो लड़की को कहता है कि चलो हम चलें। तो लड़की देखती है फर्स्ट मैन की तरफ, फर्स्ट मैन उसे इशारा करता है कि नहीं जाना। तो लड़की मना कर देती है जाने से। दोस्तों असल में जो सेकंड मैन है वो लड़की को बचाना चाह रहा होता है। वो ये समझ रहा होता है कि जो फर्स्ट मैन है वो किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लड़की को, जिस वजह से लड़की डरी भी हुई है और वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ कर भी नहीं रही। तो वो बचाना चाह रहा होता है लड़की को, लेकिन लड़की उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो वो बस पे बैठता है और चला जाता है। दोस्तों जब सेकंड मैन चला जाता है वहाँ से तो लड़की फर्स्ट मैन को बताती है कि ये वो आदमी नहीं था। अब फर्स्ट मैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये नहीं था? तुम तो कहती हो मैंने उसे देखा ही नहीं। लड़की कहती है हाँ मैंने नहीं देखा। तो वो आदमी कहता है फिर तुम्हें पता कैसे कि वो नहीं था, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता कि ये वो नहीं था? लड़की बहुत कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन ये वो आदमी नहीं था। अब दोस्तों जो फर्स्ट मैन है वो शक में पड़ जाता है कि लड़की झूठ बोल रही है, इसने उस आदमी को देखा था वहाँ पे, लेकिन अब ये जान के ड्रामा कर रही है। क्योंकि दोस्तों वो ये आदमी वही है जो लड़की के साथ है, यही वो किलर है। तो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगी। तो ये फिर सवाल शुरू कर देता है उसे पूछने, जिस पर लड़की दोबारा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब दोस्तों एक ज़ोरदार बिजली दोबारा कड़कती है और स्टेशन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब वो जो आदमी है वो अपनी पॉकेट में से फ्लैश लाइट निकालता है और उसे ऑन करता है। अब उस कमरे में सिर्फ वही एक फ्लैश लाइट होती है। तो लड़की जो है वो पहचान लेती है कि ये तो वही आदमी है जिसको मैंने देखा था जंगल में, जो मेरे पीछे भाग रहा था। अब लड़की अचानक से भागती है दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलती है। आदमी उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। इतने में ही एक कुत्ता जो बाहर से सर्दी की वजह से बचने के लिए अंदर आता है, वो देखता है कि आदमी उस लड़की के पीछे है, तो वो बीच में आ जाता है और उस आदमी के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। उस कुत्ते के नुकीले दांत होते हैं जो दिखने में काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो उस आदमी को डराता है। आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह वो जो कुत्ता है वो वहाँ पे उस लड़की को बचा लेता है। तो यहाँ पे पर्दे गिरा दिए जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी के एंड पे लिखा है कर्टन्स। इसका मतलब ये है कि स्टेज पे जो प्ले परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे अब पर्दे गिरा दिए गए और जो प्ले है वो ख़त्म हो गया।
दोस्तों रात का वक्त है, आसमान पे सितारे चमक रहे हैं और एक चमकती हुई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के करीब आ रही होती है। ऐसे लगता है जैसे वो हमारे ऊपर आ गिरेगी। तो वो आकर लैंड होती है एक गार्डन में। ये गार्डन है स्पेल्डिंग हाउस का और इस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। अब घर के अंदर जो रॉजर स्पेल्डिंग है वो न्यूज़ अपनी कवर कर रहे हैं। वो घर के अंदर से ही न्यूज़ कवर करते हैं। उन्होंने पीछे एक छोटा सा सेटअप लगाया और आगे 2 कैमरामैन हैं जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। रॉजर स्पेल्डिंग की जो बीवी है यानी मिस्ट्रेस स्पेल्डिंग और उसकी छोटी बेटी एलन, ये दोनों उन्हें देख रही हैं न्यूज़ कवर करते हुए। दोस्तों यहाँ पे जो कैमरामैन है उनकी जगह वर्ड यूज़ किया गया टेक्नीशियंस, तो बात तो एक ही है। तो दोस्तों ये था सीन। अब प्ले शुरू होता है। स्पेल्डिंग लोगों को खबरों में ये बता रहा होता है कि जो हमने आसमान पे चमकती हुई चीज़ देखी वो कोई स्पेसशिप नहीं थी। मेरी जनरल से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि वो कोई पत्थर हो सकता है जो हिला से ज़मीन की तरफ आ रहा था। दोस्तों जब कोई पत्थर आ रहा होता है ज़मीन की तरफ तो फ्रिक्शन की वजह से उसे आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो चमकना शुरू कर देता है। तो स्पेल्डिंग लोगों को यही बता रहा होता है कि आप कोई डाउट में ना जाएं, वो एक पत्थर था। और वो ये भी बताता है कि पूरे यूनिवर्स में और कोई नहीं रहता हमारे अलावा। अगर कोई रहता भी हुआ तो उसने हमारे जितनी तरक्की नहीं की जितनी हमने की है, तो वो कोई स्पेसशिप बना के हम तक आ ही नहीं सकता। इसके बाद स्पेल्डिंग लोगों को गुड बाय करता है और शो ख़त्म हो जाता है। अब टेक्नीशियंस उसे कहते हैं कि बड़ा कमाल का तुमने आज शो किया। उसकी बीवी भी उसकी तारीफ़ करती है। अब स्पेल्डिंग अपनी छोटी बेटी से पूछता है कि उसे शो कैसा लगा। दोस्तों उसकी छोटी बेटी जो है एलन, जो 20 साल की है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने बाप के काम में। वो बस उसका दिल रखने के लिए कह देती है कि हाँ अच्छा था। दोस्तों अब बातों बातों में जॉन की बात शुरू हो जाती है। जॉन वो लड़का है जिसे एलन पसंद करती है, लेकिन स्पेल्डिंग को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि स्पेल्डिंग के ख्याल में वो कोई काम नहीं करता बल्कि सारा दिन अपने फार्म में पड़ा रहता है। जबकि एलन सोचती है कि वो सारा दिन अपने फार्म पे काम करता है और इंग्लिश वॉलनट्स उगाता है और उन्हें बेचता है। स्पेल्डिंग चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि अमीर भी हो और जो कि वेल ड्रेस हो के काम पे जाए और काम से वापस आए, ना कि सारा दिन फार्म पे पड़ा रहे। तो इनकी आपस में बहस चल रही होती है और जॉन भागा हुआ एंटर होता है। जॉन आके कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, कोई स्पेसशिप हमारी तरफ आ रही है। अब स्पेल्डिंग कहता है कि लगता है तुमने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने बताया भी है कि वो एक पत्थर है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो मिस्टर स्पेल्डिंग हैरान होते हैं कि ये हमसे टकरा जाएगा, लेकिन जॉन कहता है कि ये टकरा नहीं रहा बल्कि ये लैंड हो रहा है, क्योंकि ये एक स्पेसशिप है। वो स्पेसशिप जो घर के बैक साइड पे फूलों से भरा हुआ गार्डन है वहाँ पे जाके लैंड हो जाती है और जॉन भागा हुआ उस स्पेसशिप की तरफ जाता है। एलन उसे रोकती भी है लेकिन वो सुनता नहीं। उस स्पेसशिप का ढक्कन खुलता है और एक आदमी वहाँ से बाहर आता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें देख के सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन जो मिस्ट्रेस स्पेल्डिंग है यानी स्पेल्डिंग की बीवी, उन्हें फिक्र होती है अपने फूलों की कि उनके फूल ना ख़राब हो जाएं। वो स्पेल्डिंग को कहती है कि जाके उस आदमी को कहो कि वो जो भी चीज़ है उसको यहाँ से हटाए, क्योंकि मेरे फूल ख़राब हो रहे हैं। उस स्पेसशिप में से जो आदमी बाहर आता है उसका नाम है क्रिटन, और उसने जो फैशन किया होता है वो 19th सेंचुरी का फैशन है, यानी 100 साल पुराना, और इस वक्त चल रही है 20th सेंचुरी। यानी जब उसने अंदाज़ा लगाया था कि मैं अर्थ पे उतरूँगा तो उसने अंदाज़ा लगाया था कि वो 19वीं सदी में उतरेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका अंदाज़ा गलत हो गया और वो 100 साल बाद उतरा। वो 19वीं सदी के हिसाब से कपड़े पहन के आया था और उसकी कलमें लंबी थीं, यानी 19वीं सदी में जो मर्द जैसा फैशन किया करते थे वो वैसा बन के आया था। क्रिटन बड़ा फ्रेंडली होता है और सबसे अच्छे तरीके से बात करता है, और वो इंग्लिश में बोल रहा होता है। यानी वो अर्थ पे आने से पहले ज़मीन पे जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सारी लैंग्वेजेस सीख के आता है। वो सारे क्रिटन को घर ले आते हैं और उससे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। क्रिटन बताता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ जिसे तुम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले रिसर्च करता रहा हूँ और मुझे तुम लोग बड़े पसंद हो। तो मैं सिर्फ एक विजिटर हूँ जो यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। वो बताता है कि हम लोग पहले भी यहाँ पे आया करते थे जब इंसान यहाँ पे नहीं होते थे, सिर्फ ड्रैगन्स थे, और उसके बाद भी आते थे जब यहाँ पे इंसान होते थे, लेकिन हमें कभी किसी ने देखा नहीं और हम यहाँ पे आते और चुपके से वापस चले जाते। क्रेटन बताता है कि मैं और मेरे लोग और भी दूसरे प्लैनेट्स पे जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आने का शौक नहीं रखता, यानी किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे प्लैनेट को विजिट करने का, लेकिन मुझे है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी अभी तरक्की शुरू हुई है, यानी तुमने अभी डेवलपमेंट करना शुरू की है, ये तुम्हारी बिल्कुल आगाज़ है तुम्हारी तरक्की का, इसलिए भी लोग यहाँ पे नहीं आते कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों क्रेटन बातों बातों में ये भी बता देता है कि थोड़ी देर बाद आर्मी आएगी और वो भी मुझसे वैसे ही सवाल करेगी जैसे तुम कर रहे हो, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद आर्मी आके पूरे घर को घेर लेती है और एक आदमी जिसका नाम है जनरल पावर्स, जो कि रॉजर का दोस्त भी है, वो आता है और पूछता है कि वो जानवर कहाँ पे है। तो क्रेटन कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। दोस्तों जो जनरल पावर्स है वो बड़े सख्त तरीके से पेश आता है, लेकिन क्रेटन हर बात का नरमी से जवाब देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी को भी गुस्सा ना आए।
जनरल पावर्स अपने फौजियों को भेजता है कि जाके देखो इसकी जो शिप है वो किस तरह की है, उसमें क्या चीज़ है। वो आके बताते हैं कि उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सारी अंदर से खाली है। अब जो जनरल पावर्स है वो क्रिटन से सवाल करने लग जाता है। वो कहता है तुम कहाँ से आए हो। क्रिटन कहता है मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम कोई मैथमेटिशियन या कोई साइंटिस्ट नहीं हो। तो अगर मैं किसी साइंटिस्ट को बताऊंगा तो फिर शायद उन्हें समझ आ जाए। और इसके बाद पावर्स पूछता है कि तुम्हारी जो स्पेसशिप है वो कैसे चलती है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे चलती है, बस ये चलती है क्योंकि मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता वो कैसे चलती है। दोस्तों जो क्रिटन है वो सबको यकीन दिलाता है कि मैं यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ विजिट करने आया हूँ, क्योंकि मैं बस एक विजिटर हूँ, मैं बस देखने आया हूँ यहाँ पे। लेकिन जो जनरल पावर्स है वो इस बात का यकीन नहीं करता। वो उससे सवाल पे सवाल पूछता रहता है और वो मिस्टर स्पेल्डिंग को कहता है कि मुझे तुम्हारा कमरा चाहिए थोड़ी देर के लिए ताकि मैं इससे तफ्तीश कर सकूँ। तो वो दोनों उस कमरे में चले जाते हैं, क्रिटन और जनरल पावर्स। दोस्तों जनरल पावर्स और क्रिटन आपस में काफ़ी ज़्यादा देर बातें करते रहते हैं, लेकिन क्रिटन और कुछ भी नहीं बताता सिवाय इसके कि वो एक विजिटर है। लेकिन जनरल पावर्स भी बार बार उसको पूछता रहता है और क्रिटन कहता है कि मैं एक और डायमेंशन से हूँ, तुम बस इतना समझ लो। दोस्तों डायमेंशन जो है वो एक नई दुनिया का नाम है। ये एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आप समझ लें कि जिस तरह की हमारी ये ज़मीन है, इसी तरह की एक और ज़मीन है, यानी वो एक अलग डायमेंशन में है। कि क्रिटन कहता है मैं वहाँ से आया हूँ। अब बातें करते करते जो जनरल पावर्स है उसे ये पता चलता है कि क्रिटन दिमाग पढ़ सकता है, यानी इंसानी दिमाग के अंदर जो कुछ चल रहा है क्रिटन को वो सब पता है। दोस्तों पावर अपनी प्रमोशंस के बारे में सोच रहा होता है, जिस पर क्रिटन उसे बताता है कि वो क्या सोच रहा है, और जो जनरल पावर्स है वो हैरान रह जाता है। दोस्तों जो जनरल पावर्स है वो घर पे मार्शल लॉ लगा देता है, यानी फौजी हुकूमत। यानी अब कोई भी फौज की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई टेलीफोन यूज़ कर सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है, कुछ भी नहीं कोई कर सकता उनकी इजाज़त के बगैर। और जनरल पावर्स क्रिटन को कहता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो उससे मिलना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्रिटन जाने से इनकार कर देता है। अब जनरल पावर्स उसे कहता है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारी शिप को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्रिटन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब फौजी गोलियां चलाते हैं उसकी शिप पे, तो गोलियां उसकी शिप को लगती नहीं, बल्कि एक इनविजिबल वॉल होती है उसको लग के नीचे गिरती जाती हैं। यानी उसकी शिप को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसके करीब आ सकता है। दोस्तों जो रोजर स्पेल्डिंग है जिसका घर है, वो क्योंकि एक न्यूज़ कास्टर है, तो वो चाह रहा होता है कि सबसे पहले इस क्रिटन का इंटरव्यू मैं लूँ ताकि मुझे और ज़्यादा फेम मिले। दोस्तों क्रिटन जितनी मर्जी सफाइयाँ दे ले और प्यार प्यार से बातें करे, लेकिन जनरल पावर्स उसका यकीन नहीं करता। वो उससे बार बार पूछता है कि क्या तुम हम पे हुकूमत करने आए हो, क्या तुम हमारी ज़मीन को कंट्रोल करने आए हो। तो क्रिटन कहता है कि नहीं, हमारे लोगों को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे है। तो दोस्तों वो फाइनली रिवील कर देता है। क्रिटन कहता है कि मैं इस जगह को कंट्रोल करने आया हूँ। तो पावर पूछता है कि क्या अमेरिका को। क्रिटन कहता है कि नहीं, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने आया हूँ। तो जनरल पावर्स कहता है कि तुम ये सब कैसे करोगे। क्रिटन कहता है कि तुम बस देखो कि मैं करता कैसे हूँ। जनरल पावर्स ये सुनने के बाद अपने फौजियों को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ लो। लेकिन जब फौजी उसके करीब जाते हैं तो वो उसी तरह की एक इनविजिबल वॉल अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेता है ताकि कोई उसके करीब ना आए। और उसके बाद वो कहता है कि अभी मैं बड़ा थका हुआ हूँ, अभी मैं सो के जब उठूँगा उसके बाद मैं कोई काम करूँगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। और वो चला जाता है, पर्दे गिरा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। अब आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि इसकी कोई एंडिंग नहीं दिखाई और ये ऐसे ही ख़त्म हो गया। बहुत सारी स्टोरीज़ और प्लेज़ ऐसे होते हैं जो राइटर सिर्फ इसलिए लिखता है ताकि आपको वो एक मैसेज दे सके। वो इसलिए नहीं लिखता ताकि वो एक अच्छी एंडिंग कर सके। तो अगर आप देखें तो राइटर ने इसमें आपको मैसेज तो दे दिया है। वो ये कि इंसान कहीं ऐसा ना समझे कि वो अकेला रहता है इस प्लेनेट पे, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स काफ़ी बड़ी है। क्या पता कहीं और जगह पे हमारे जैसे लोग रहते हों जो हमसे ज़्यादा एडवांस हों। अब दोस्तों इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका वक्त बचाने के लिए और वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं स्क्रीन पे कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या वीडियो को रोक के उन्हें आराम से पढ़ लेना है। तो चलें शुरू करते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया। वहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है ओके बाय द सी। ये एक छोटा सा टाउन है जो समंदर के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे एक नाई की दुकान है जिसके बाहर लिखा है हैरी वेंडुसिन बार्बर। बार्बर कहते हैं नाई को, और ये हैरी की दुकान है जो यहाँ पे बार्बर है। दोस्तों, हैरी की उम्र तो नहीं बताई गई, लेकिन ये प्ले पढ़ के अंदाज़ा होता है कि वो 50+ है। इसकी दुकान काफ़ी ओल्ड फैशन है और इसकी दुकान भरी हुई है अजीब अजीब चीज़ों से। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे नाई की दुकान में देखने को नहीं मिलती। जैसा कि इसकी शेल्फ्स पे कुछ पत्थर पड़े हैं समुद्री, उसके अलावा कुछ लकड़ी के पीसीज हैं, लाइफ जैकेट है, रस्सा है और कुछ समुद्री पौधे हैं। और इसके अलावा इसकी दुकान में एक स्टैंड है जिसके ऊपर ये अपनी हैट्स लटकाता है, और वो तरह तरह की हैट्स हैं जैसे स्टोव पाइप, डर्बी, वेस्टर्न, होमबर्ग, स्कल कैप। ये सारी हैट्स की टाइप्स हैं। ये अपने मूड के हिसाब से अलग अलग हैट पहनता है। इसके पास एक पुरानी सी कुर्सी है जिसके ऊपर हैरी बैठा हुआ है, और एक 9 साल का लड़का जिसका नाम है क्ले लारेबी, वो इसके बाल काट रहा है। तो दोस्तों, ये था सीन। दोस्तों, प्ले शुरू होता है। जो क्ले लारेबी है वो अपने बाल कटवाने हैरी के पास आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो हैरी उसे कहता है कि एक काम करते हैं, तुम मेरे बाल काट दो और मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। तो वो यही करते हैं। दोस्तों, क्ले काफ़ी परेशान लग रहा होता है। तो हैरी उससे पूछता है कि क्या बात है। क्ले बताता है कि उसके बाप ने घर छोड़ दिया और वो कहीं चला गया है, इसलिए मैंने ऐड देनी है अखबार में ताकि वो वापस आ जाए। और इसके अलावा मैंने अपनी माँ के लिए गिफ्ट भी ख़रीदना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं समंदर पे जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ मिले और मैं उसे बेचूँ जिससे मेरे पास पैसे आ सकें। हैरी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, बल्कि तुम वो तरीका यूज़ करो जो मैं करता हूँ। और वो तरीका ये है कि टेक इट ईजी, यानी हर चीज़ को ईजी ले लो और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। दोस्तों, क्ले कहता है कि मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ कीमती चीज़ मिलेगी जिसे बेचकर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, इसलिए मैं समंदर पे जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। दोस्तों, ये जो टाउन है ओके बाय द सी, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। कोई मुर्गियाँ पालता है, उनके अंडे बेच के थोड़े से पैसे कमाता है। कोई समुंदर पे जाता है, वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करता है, उन्हें बेच के पैसे कमाता है। यानी सारे लोग गरीब हैं और इन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्ले के जाने के बाद एक लड़की एंटर होती है दुकान में। वो हैरी को कहती है कि मुझे पूडल हेयर कट चाहिए। दोस्तों, वो लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है और हैरी जो है वो उसे मिस अमेरिका भी कहता है। लेकिन हैरी कहता है कि पहली बात तो ये मुझे नहीं पता ये पूडल हेयर कट क्या होता है, और दूसरी बात ये मैं लड़कियों के बाल नहीं काटता, तो तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। हैरी लड़की से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो एक स्कूल टीचर है और वो यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने आई है, लेकिन कोई भी बच्चा उसकी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता, बल्कि सारा दिन खेल कूद में लगे रहते हैं और उसे भी कोई सीरियस नहीं लेता। इसलिए वो पूडल हेयर कट करवाना चाहती है ताकि वो यहाँ की औरतों की तरह दिख सके। दोस्तों, हैरी को पता है कि वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए वो उसे पूडल हेयर कट नहीं करता, क्योंकि उसके ख्याल में अगर वो हमारी तरह बन गई तो वो हमारी तरह ही हो जाएगी। दोस्तों, इस लड़की का नाम है मिस मैकुचिन, और हैरी उसे बार बार यही समझाने की कोशिश करता है कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो, तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लड़की के काफ़ी बार कहने के बावजूद भी हैरी उसका हेयर कट नहीं करता। तो लड़की जो है वो साहिल पे चली जाती है ये देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन बीच पे घूमते रहते हैं, तो वो जानना चाहती है कि बच्चे सारा दिन करते क्या हैं। अब एक आदमी दुकान में एंटर होता है जिसका नाम है क्लार्क। दोस्तों, ये क्ले का फादर है जो उन्हें छोड़ के चला गया था। वो हैरी को बताता है कि मैं छोड़ के नहीं गया था, बल्कि मैं काम ढूंढने गया था और मुझे एक काम मिल गया। वो $30 देता है हैरी को। वो कहता है ये तुम मेरे बेटे क्ले को दे देना ताकि वो घर ले जा सके, लेकिन उसे मत बताना ये मैंने दिए हैं। और वो चला जाता है। क्लार्क के जाने के बाद एक आदमी दुकान में एंटर होता है। वो पूछता है कि नाई किधर है। हैरी कहता है कि मैं इधर हूँ। वो कहता है कि जल्दी से मेरे बाल काट दो, उसके बाद मैंने निकलना है। मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, जैसे ही वो फ्री होगी तो मैंने एक जगह हॉलीवुड वहाँ पे जाना है। हैरी उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं एक राइटर हूँ और मैं चीज़ों के बारे में लिखता हूँ। दोस्तों, क्योंकि हैरी को भी राइटर्स बहुत पसंद हैं तो उनकी आपस में काफ़ी बनती है और वो आपस में बातें करते हैं। इसी दौरान दोस्तों, क्ले, उसका एक दोस्त ग्रेली और मिस मैकुचिन, ये तीनों हैरी की दुकान पे आते हैं। क्ले के हाथ में एक ऑयस्टर होता है और क्ले को यकीन होता है कि इसके बीच में से एक मोती निकलेगा, एक पर्ल निकलेगा, जो कि तकरीबन $300 तक का होगा। वो जब उसे बेचेगा तो पैसे कमाएगा और फिर उन पैसों से वो अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। मिस मैकुचिन बार बार कहती है कि इस ऑयस्टर में कोई भी पर्ल नहीं है, यानी कोई भी मोती नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी ऑयस्टर में से कोई मोती निकले, और इसमें से तो नहीं निकलेगा। हैरी मिस मैकुचिन को कहता है कि तुम क्यों ऐसे कह रही हो इन बच्चों को। तो मिस मैकुचिन कहती है कि मैं इन्हें बताना चाह रही हूँ कि हकीकत क्या है, ये हकीकत से भाग नहीं सकते, मैं इन्हें रियलिस्ट बनाना चाह रही हूँ। दोस्तों, हैरी मिस मैकुचिन को समझाता है
वो कहता है कि यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और उनकी छोटी छोटी सी उम्मीदें हैं। अगर तुम वो उनसे छीन लोगी तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हैरी क्ले को कहता है कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है वुजिक, उसे बुलाकर लाओ। वो घड़ियों का काम करता है, उसे अंदाज़ा है कि ओइस्टर को कैसे खोला जाता है। अगर मैं खोलूँगा तो मुझे डर लग रहा है कि पर्ल अंदर टूट जाएगा। तो वो जाते हैं उसे बुलाने। दोस्तों राइटर उसी दुकान में होता है और बैठा सब कुछ देख रहा होता है। इसी दौरान अटेंडेंट आता है और आके राइटर को बताता है कि उसकी गाड़ी रेडी है। दोस्तों इस प्ले में एक और माइनर करैक्टर है जिसका नाम है जज एप्लीगार्थ। इसका कोई मेजर रोल नहीं है, ये एक माइनर करैक्टर है। ये बस आता है और इधर उधर देखता है और एक दो बात करता है और चला जाता है। जब वो दोनों बच्चे वूजिक को ले आते हैं हैरी के पास ताकि ओइस्टर को खोला जा सके, तो राइटर उठता है और कहता है कि मैं इस ओइस्टर को ख़रीदना चाहता हूँ। दोस्तों क्योंकि क्ले ये मानता है कि इसमें बहुत बड़ा एक मोती है जिसकी कीमत तकरीबन $300 तक है। तो जो राइटर है वो कहता है कि क्या तुम इसे बेचोगे $300 में। दोस्तों ये बात सुन के क्ले हैरान रह जाता है और वो हैरी की तरफ देखता है। हैरी राइटर की तरफ देखता है तो राइटर हैरी को इशारा करता है। तो हैरी उस बच्चे को कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम कहो कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो दोस्तों राइटर उस ओइस्टर को ख़रीद लेता है और उसके बदले $300 पे कर देता है। दोस्तों अब राइटर ओइस्टर को अपनी जेब में डालता है और वहाँ से चला जाता है। वो बच्चे भी वहाँ से चले जाते हैं और वूजिक भी वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद क्लार्क आता है दुकान में। वो बताता है अब मैं कुछ देर अपने घर गुजारूंगा थोड़ी देर, और उसके बाद मैं दोबारा काम पे चला जाऊंगा। तो हैरी कहता है कि मैंने पैसे क्ले को अभी नहीं दिए। क्लार्क कहता है कि तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही अपने घर ले जाऊंगा। दोस्तों जब ये सारा माजरा हो रहा होता है तो मिस मैकुचिन कहीं गई होती है। जब वो वापस आती है तो वो हैरी से पूछती है कि क्या बना ओइस्टर का। हैरी उसे बताता है कि उसमें एक बहुत बड़ा मोती था जिसे हमने $300 में बेच दिया। तो वो बड़ी हैरान होती है लेकिन उसके पास कुछ कहने को नहीं होता। अब क्लार्क ये सुन के कहता है कि कौन सा ओइस्टर, कौन सा पर्ल, तुम क्या बात कर रहे हो। तो हैरी कहता है कि मैं बस इसे ऐसे ही मजाक कर रहा था और कोई बात नहीं है। तो प्ले यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपका टाइम बचाने के लिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाऊंगा और आपने उसे रोक लेना या स्क्रीनशॉट लेके उसे आराम से पढ़ लेना है। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।